वेरी गुड मॉर्निंग ऑल द स्टूडेंट्स। मैं शिव शर्मा, सहायक आचार्य अर्थशास्त्र, राजकीय महाविद्यालय राजगढ़, आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आज हम जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं वो व्यष्टि अर्थशास्त्र के महत्वपूर्ण भागों में से एक मांग की लोच। मांग की लोच क्या है, वास्तविक रूप में लोच क्या शब्द है, इन सभी आयामों पर आज हम प्रकाश डालेंगे कि आखिर लोच क्या है और कीमत लोच या मांग की लोच, तिरछी लोच, ये सारी चीजें क्या हैं, इनके बारे में आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो मैं पुनः आपको बता दूं कि आज हम जिस विषय पर चर्चा कर रहे हैं वो विषय है मांग की लोच। सबसे पहली बात तो ये है कि जब हम मांग के नियम की बात करते हैं, जैसा हम सामान्य रूप से जानते हैं कि मांग का नियम अन्य बातों के समान रहने पर वस्तु की कीमत में होने वाले परिवर्तन के कारण उस वस्तु की मांग मात्रा में होने वाले परिवर्तन के बारे में हमें बतलाता है। तो फिर लोच में और मांग में क्या अंतर है? क्योंकि लोच भी परिवर्तन को ही प्रदर्शित करती है, किंतु एक मौलिक अंतर मांग के नियम में और मांग की लोच में, जैसा आप और हम देख रहे हैं। पहला, मांग का नियम केवल दिशात्मक परिवर्तन को बतलाता है। मांग का जो नियम है वो केवल यह बतलाता है कि किसी वस्तु की कीमत और उसकी मांग मात्रा के मध्य जो संबंध निर्मित हुआ उसकी दिशा क्या। उदाहरण के तौर पर यदि मैं कहूं कि अन्य बातों के समान रहने पर यदि किसी वस्तु की कीमत कम हो जाती तो वस्तु की मांग मात्रा में वृद्धि हो जाती, बढ़ जाती, और यदि अन्य बातों के समान रहने पर किसी वस्तु की कीमत बढ़ जाती है तो उस वस्तु की मांग मात्रा कम हो जाती। यानी कीमत और वस्तु की मांग मात्रा के मध्य ये जो दिशात्मक संबंध है, यानी जैसे कीमत बढ़ेगी वैसे मांग मात्रा घटेगी, और जैसे ही कीमत घटेगी वैसे ही मांग मात्रा बढ़ेगी। मांग का नियम केवल और केवल इस दिशात्मक परिवर्तन का प्रदर्शन है, इंगीकरण, इंडिकेशन है। किंतु मांग की लोच जो है वो उसमें परिवर्तन की मात्रा को बतलाती है। यानी यदि किसी वस्तु की कीमत में कमी या वृद्धि होने के कारण उस वस्तु की जो मांग मात्रा है उसमें जो परिवर्तन आता है या बदलाव आता है, वो कितना परिवर्तन आया या कितना बदलाव आया, यदि हम इस चीज को जानना चाहें तो मांग का जो नियम है वो हमारी सहायता कर पाने में उतना सक्षम नहीं है जितना कि मांग की लोच। तो मौलिक अंतर मांग की लोच और मांग के नियम में दिशात्मक परिवर्तन और परिवर्तन की मात्रा के इंगीकरण के रूप में या प्रदर्शन के रूप में हम कर सकते हैं। अगली बात कि मांग का जो नियम है वो केवल एक गुणात्मक पक्ष रखता है। गुणात्मक पक्ष का मेरा तात्पर्य यह है कि मांग का नियम केवल उस गुण की ओर इशारा करता है जहां कार्य और कारण के संबंध, यानी वस्तु की कीमत और वस्तु की मांग मात्रा का जो संबंध है उस संबंध में किस तरीके का गुण विद्यमान, उसकी प्रकृति किस तरीके की, क्या वो दिशात्मक परिवर्तन धनात्मक है या ऋणात्मक। ये जो दिशात्मक परिवर्तन जो है उसका गुण किस तरीके का, उसका स्वभाव किस तरीके का,
मांग का नियम केवल और केवल इन चीजों पर बात करता है। फॉर एग्जाम्पल, मांग का नियम वस्तु की कीमत और वस्तु की मांग मात्रा के ऋणात्मक गुण या संबंध को अभिव्यक्त करता है कि जैसे ही कीमतें बढ़ती हैं वैसे ही मांग मात्रा जो है वो कम हो जाती है, और जैसे ही कीमतें घटती हैं मांग मात्रा बढ़ जाती है। यानी दोनों के बीच एक विपरीत तारतम्य या विपरीत जो संबंध, जिसे हम ऋणात्मक संबंध भी कह सकते हैं, वो केवल उसके गुण को बतलाता है। जबकि मांग की जो लोच है वह इस कीमत और वस्तु की मांग मात्रा के मध्य जो संबंध निर्मित हुआ है, यह कार्य कारण का जो परिणाम हमारे सामने नजर आता है, उसके परिणात्मक पक्ष यानी रिजल्ट ओरिएंटेड बात करता है। परिणात्मक पक्ष का मतलब है कि कीमतों में होने वाले परिवर्तन के कारण उस वस्तु की मांग मात्रा में कितनी मात्रा में परिवर्तन हुआ। अगर हम ये चीज जानना चाहते हैं कि कितनी मात्रा में परिवर्तन हुआ है, यानी उसकी जो ऋणात्मक प्रकृति है वो ऋणात्मक प्रकृति भी कितना परिणाम रखती है, अगर हम इस चीज को जानना चाहें, इस चीज की व्याख्या करना चाहें, तो मांग का नियम हमारी सहायता नहीं कर पाता, हमें मांग की लोच का सहारा लेना पड़ता। तो ये तो एक प्रारंभिक चीज जो मैं आपको बताना चाह रहा था कि मांग के नियम और मांग की लोच में अंतर क्या। अगर दोनों एक ही चीजें होती तो हमें मांग के नियम और मांग की लोचों को अलग अलग पढ़ने की आवश्यकता नहीं होती। अब क्योंकि हम दोनों को अलग अलग पढ़ रहे हैं, जैसा कि आप पाठ्य पुस्तकों में सामान्यतः देखते हैं कि एक चैप्टर मांग के नियम का है और दूसरा चैप्टर या पाठ जो है वो मांग की लोच का। अगर दोनों एक ही चीजें होती, मौलिक रूप से दोनों में एक ही तत्व होता, तो फिर इनका अलग अलग अध्ययन और अध्यापन की आवश्यकता ही नहीं बचती। अब चूंकि हम इसका अलग अलग अध्ययन और अध्यापन कर रहे हैं, तो उसके पीछे कोई कारण नहीं था, और वो कारण यही नहीं था कि मांग का नियम केवल दिशात्मक और गुणात्मक बात करता है, वहीं मांग की लोच जो है वो परिवर्तन की मात्रा या परिणात्मक पक्ष की ओर भी ध्यान देता है। चलिए आगे हम और विचार करते हैं और चर्चा करते हैं मांग की लोच के संबंध में। अब पहली बात जो सामान्यतः हम देखते हैं, मैं बहुत सी पाठ्य पुस्तकों में देखता हूं कि जब हम लोच शब्द का जिक्र करते हैं तो सामान्यतः जो पुस्तकें हैं उन पुस्तकों में सीधा लिखा रहता है लोच का तात्पर्य या अभिप्राय मांग की लोच या कीमत लोच से लिया जाता है। और जब वो उसे विस्तारित करके बताते हैं, विस्तृत रूप में जब बताते हैं, तो वो बताते हैं कि लोच या मांग की लोच बराबर कीमत में होने वाला आनुपातिक परिवर्तन और मांग में होने वाला आनुपातिक परिवर्तन का जो अनुपात है। किंतु लोच मौलिक रूप से वो चीज नहीं, वो लोच का एक रूप या प्रकार है। वहां तक अभी हम पहुंचेंगे। मैं कुछ चीजें हैं जो आपको बता रहा हूं। लोच किसी भी कारण और परिणाम का एक अनुपात, यानी दो पक्ष हैं, कार्य और कारण, परिणाम और कारण। उन परिणाम और कारणों का जो एक आनुपातिक रूप है, प्रदर्शन का जो आनुपातिक पक्ष है, वही लोच कहलाता है। लोच एक संख्यात्मक कथन, संख्याओं में व्यक्त किया जा सकता है। लोच सापेक्षिक भाव है, यानी ये एक आनुपातिक परिवर्तन को प्रदर्शित करता है। आनुपातिक दो अलग अलग चरों के मध्य निर्मित होने वाले अनुपात का अभिव्यक्तिकरण या प्रस्तुतिकरण। अब मैं उस
मूल बात पर आता हूं जो अभी मैंने की कि लोच, ये सामान्यतः जो हम पढ़ते हैं लोच बराबर मांग की लोच या कीमत लोच, उसमें मौलिक अंतर क्या है? लोच स्वतंत्र चर में होने वाले आनुपातिक या सापेक्षिक परिवर्तन के कारण आश्रित चर में होने वाले आनुपातिक परिवर्तन को बतलाता है। दो तरीके के चर होते हैं, स्वतंत्र चर और आश्रित चर। स्वतंत्र चर वो चर है जो स्वयं प्रभावित न होकर अन्य चर को प्रभावित करने की योग्यता या क्षमता रखता है, जबकि आश्रित चर वह चर है जो स्वयं प्रभावित करने की योग्यता न रखकर प्रभावित होता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप मांग के नियम में पढ़ते हैं dx इज अ फंक्शन ऑफ px। यहां पर dx यह वस्तु की जो मांग मात्रा है वो उसकी कीमतों का फल है। शुद्ध रूप में अगर हम कहें तो मांग मात्रा जो है वो कीमतों पर निर्भर या आश्रित, यानी मांग मात्रा एक आश्रित चर है और कीमतें जो है वो एक स्वतंत्र चर। तो इस चीज में हम मौलिक रूप से मैं जो बात कह रहा हूं उसको समझने की कोशिश कीजिएगा कि स्वतंत्र चर में होने वाले आनुपातिक परिवर्तन के कारण आश्रित चर में होने वाला जो आनुपातिक परिवर्तन है उसका जो अनुपात है वो अनुपात लोच कहलाता है। इस लोच शब्द का जो सबसे पहला उपयोग या प्रयोग या उल्लेख जो है वो प्रोफेसर जीएस मिल ने किया। इसमें प्रोफेसर कुर्नो भी शामिल। अब मैं मूल रूप से पुनः उसी चीज पर आ रहा हूं जिसकी बात अभी हम लोगों ने की कि लोच क्या चीज है, लेकिन कुछ चीजें हैं जिनको मैं पहले बता दूंगा। प्रोफेसर जेएस मिल के पश्चात इसे वास्तविक धारणा के रूप में या विस्तृत धारणा के रूप में या आधिकारिक तौर पर यदि हम कहें एक बड़े पैमाने पर इस चीज का विस्तार करने का जो श्रेय जाता है वो श्रेय प्रोफेसर मार्शल को जाता है, जिन्होंने अपनी पुस्तक अर्थशास्त्र के सिद्धांत में लोच शब्द का प्रयोग किया। अब मैं पुनः वहीं पर आ रहा हूं। लोच स्वतंत्र चर में होने वाले आनुपातिक परिवर्तन के कारण आश्रित चर में होने वाले आनुपातिक परिवर्तन का जो अनुपात निर्मित होता है या तय होता है उसे हम लोच कहते हैं। अब यदि स्वतंत्र चर, जो कि बहुत हो सकते हैं, यदि वह स्वतंत्र चर कीमत है तो लोच का रूप या प्रारूप कीमत लोच या मांग की लोच कहलाता है। अब बात ये भी मैं स्पष्ट कर दूं कि कीमत लोच को हम मांग की लोच क्यों कहते हैं। देखिए साहब, मांग के नियम हम सामान्यतः एक चीज पढ़ते हैं, देखते हैं, अनुभव करते हैं कि मांग का जो नियम है अन्य बातों के समान रहने पर केवल कीमतों में होने वाले परिवर्तन के कारण मांग मात्रा में होने वाले परिवर्तन को बतलाता है। यानी कीमतें वो प्राथमिक और मूल कारक हैं जो आपकी कीमतों को मांग मात्रा को प्रभावित करती है। इस कारण यदि स्वतंत्र चर के रूप में जो चर है वो कीमत है और आप आनुपातिक परिवर्तनों के अनुपात को प्रदर्शित कर रहे हैं या बतला रहे हैं तो वो कीमत लोच या मांग की लोच कहलाती है। यदि वो स्वतंत्र कारक आय है तो हम आय लोच की बात करें, और अगर वो स्वतंत्र कारक अन्य किसी वस्तु की कीमत है तो हम उसे तिरछी लोच कहते। तो अब आप समझ गए होंगे कि लोच अपने आप में क्या चीज है और जो हम मांग की लोच या कीमत लोच जिसे सामान्यतः हम बात करते हैं वो उसका एक रूप मात्र है। लोच के प्रकार हैं या स्वरूप हैं ये कीमत लोच, आय लोच, तिरछी लोच। और उच्च स्तर पर जब हम बात करते हैं तो प्रतिस्थापन की लोच के बारे में भी बात करते हैं, जहां हम सीमांत परिवर्तन की दर के आधार पर होने वाले परिवर्तनों की बात करते हैं। उसके बारे में हम बाद में जिक्र करेंगे। अभी हम केवल कीमत लोच, आय लोच और तिरछी लोच जो एक
स्वरूप हैं मांग की लोच के। एक पृष्ठभूमि तैयार कर रहा हूं मैं अभी केवल आप लोगों के लिए मांग की लोच के संबंध में कि मांग की लोच आखिर लोच या कीमत लोच, आय लोच और तिरछी लोच ये चीज क्या। आगे चलते हैं। अब बात आ गई मांग की मूल्य या कीमत लोच। मांग की मूल्य लोच या वस्तु की कीमत में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप वस्तु की मांग मात्रा में परिवर्तन को बतलाती है। जैसे मैंने अभी आपको मांग की लोच या कीमत लोच वस्तु की कीमत में सापेक्षिक परिवर्तन से मांग मात्रा में होने वाला सापेक्षिक परिवर्तन है। यह कीमत और वस्तु की मांग मात्रा के मध्य सापेक्षिक परिवर्तन के अनुपात को अभिव्यक्त करती है। अन्य रूप में यदि हम कहें तो मांग की कीमत लोच या मांग की लोच जो है वो उस अनुपात को बतलाती है जिस पर कीमत बढ़ने पर मांग में संकुचन और कीमत के घटने पर मांग में विस्तार की प्रवृत्ति देखने को नजर आती है। ये उस अनुपात को बतलाती है। पुनः मैं आपको कह दूं, ये अनुपात का इंगीकरण है। जब हम अनुपात की बात करते हैं तो हम लोच की बात करते हैं, सापेक्षिक पक्ष की बात करते हैं। और जब हम अनुपात की बात नहीं करते तो हम निरपेक्ष बात करते हैं, तब हम मांग के नियम की बात करते हैं, हम कीमत प्रभाव की बात करते हैं, हम आय प्रभाव की बात करते हैं, हम प्रतिस्थापन प्रभाव की बात करते हैं। वो सारी चीजें अलग हैं। निरपेक्षता और सापेक्षता, निरपेक्ष यानी उसका संबंध ही नहीं है उसके परिवर्तन से उस रूप में, प्रगाढ़ रूप में, जबकि सापेक्षिक का मतलब है कि वो उसी प्रकृति का होगा जिस प्रकृति का उसका प्रभावित करने वाला कारक परिवर्तनशील होगा। समझ रहे हैं आप? ठीक है, आगे हम बात कर रहे हैं। अब क्योंकि हम मांग की लोच के केवल कीमत पक्ष पर आज एक सामान्य मतलब अभी हम चर्चा कर रहे हैं, विस्तार पूर्वक हमने कभी अभी कीमत लोच या मांग की लोच को भी बात नहीं किया। अब मैं बताता हूं कि जब कीमत लोच का मापन करते हैं तो हम जिस सूत्र का प्रयोग करते हैं, हम कहते हैं कि मांग की लोच बराबर मांग मात्रा में होने वाला आनुपातिक परिवर्तन बटे कीमत में होने वाला आनुपातिक परिवर्तन, या मांग मात्रा जो है वो आश्रित चर है और कीमत जो है वो स्वतंत्र चर। आनुपातिक परिवर्तन मतलब मांग की मात्रा में हुआ परिवर्तन बटे प्रारंभिक मांग मात्रा और कीमत में हुआ परिवर्तन बटे प्रारंभिक कीमत। ये हम बात करते हैं। जब हम सूत्र के रूप में इसे स्थापित करते हैं तो हम देखते हैं कि EP इक्वल टू डेल्टा क्यू ऑब्लिक क्यू डिवाइडेड बाय डेल्टा P ऑब्लिक P, या डेल्टा क्यू ऑब्लिक क्यू गुणा P ऑब्लिक डेल्टा P, या डेल्टा क्यू बटे डेल्टा P गुणा P बटे क्यू। ये एक सर्वमान्य सूत्र है मांग की लोच के मापन का या मांग की कीमत लोच के मापन का। तो आज हमने लोच और लोच के स्वरूप, मांग के नियम और मांग की लोच की मूल धारणा में अंतर क्या है इसके बारे में जानने का प्रयास किया। निश्चित तौर पर आप एक नए चीज को जान पाए होंगे, समझ पाए होंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।